हेलो 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 केमिस्ट्री वाले भैया, आप सबों का हमारे आपके इस चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है थ्री कंपोनेंट सिस्टम। साथ ही साथ इसका एक एग्जाम्पल हम लोग करेंगे, वाटर क्लोरोफॉर्म एंड एसिटिक एसिड सिस्टम। ठीक है, ये हम लोगों का फेज इक्विलिब्रियम का 18th लेक्चर है और इसमें हम लोग चलिए स्टार्ट लेते हैं थ्री कंपोनेंट सिस्टम। थ्री कंपोनेंट सिस्टम में हम लोग सबसे पहले तो कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं वो फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी कि हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लेते हैं। कैसे? F = C-P+2 जो हम लोग का फेज रूल इक्वेशन है उसका यूज करके। थ्री कंपोनेंट है इसीलिए C के स्थान पे 3 लिए, P के स्थान पे 1 लेंगे, क्योंकि कोई भी सिस्टम हो एटलीस्ट 1 फेज तो उसमें होगा ही। सो जब आप वैल्यू पुट करोगे तो आपको F का वैल्यू मिल रहा है 4, यानी कि इसमें 4 वेरिएबल्स हैं, यानी कि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 4 है। ये जो 4 वेरिएबल्स होंगे ये कौन कौन से होंगे? टेम्परेचर, प्रेशर, कंपोजिशन एंड कंपोजिशन। यानी कि टेम्परेचर, प्रेशर, साथ ही साथ 2 कंपोजिशन के टर्म होंगे या 2 कंपोजिशन के वेरिएबल होंगे। ठीक है, यानी टोटल मेरे पास 4 वेरिएबल्स हैं। क्या हम लोग 4 वेरिएबल्स के लिए जो कर्व आएगा उसको 2D प्लेन पे ड्रॉ कर सकते हैं क्या? आंसर होगा नो। जब हम लोग 2 कंपोनेंट सिस्टम में याद करो 3 वेरिएबल्स को ड्रॉ नहीं कर पा रहे थे, वहाँ पे हम लोग प्रेशर को कांस्टेंट किए थे, तो 4 वेरिएबल्स को कैसे ड्रॉ करेंगे? तो यहाँ पे तो हम लोग को 2 वेरिएबल्स को फिक्स करना होगा। जो जनरली 2 वेरिएबल को फिक्स किया जाता है वो है टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो टेम्परेचर एंड प्रेशर को जब फिक्स कर दोगे तो आपके पास बचेगा क्या? सिर्फ 2 कंपोजिशन का टर्म, यानी 2 कंपोजिशन का वेरिएबल। तो ये 2 कंपोजिशन का वेरिएबल से ही हम लोग का फेज डायग्राम बनेगा। ठीक है, अब कैसा बनेगा देख लेंगे हम लोग। यहाँ पर जो होगा ना हम लोगों का, जैसे 3 कंपोनेंट है A एंड B एंड C। ठीक है, 3 कंपोनेंट है। चूंकि टेम्परेचर प्रेशर को फिक्स कर दिया गया है इसीलिए यहाँ पे हम लोग फ्रीजिंग या मेल्टिंग वाली कोई बात तो नहीं करेंगे। टेम्परेचर फिक्स है तो जब टेम्परेचर आप घटाओगे बढ़ाओगे ही नहीं तो आपका कैसे कोई फ्रीज करेगा या मेल्ट करेगा? यानी कि इस सिस्टम में, थ्री कंपोनेंट सिस्टम में आप फ्रीजिंग मेल्टिंग के बारे में बात नहीं करोगे। आपके पास क्या है? सिर्फ कंपोजिशन टर्म है। आप बताओ, कोई कंपोनेंट का सिर्फ कंपोजिशन रहे तो उसमें क्या पॉसिबिलिटी है? क्या हो क्या सकता है उसमें? सोलिबिलिटी हो सकती है या मिसिबिलिटी हो सकती है। मतलब मिसिबिलिटी में ही फर्क, मिसिबिलिटी कम ज़्यादा, कोई कंपोनेंट को कम किए कोई कंपोनेंट को ज़्यादा किए तो उसमें मिसिबिलिटी में फ़र्क आएगा कि मिसिबिलिटी कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा। और क्या हो सकता है? यानी कि हम लोग थ्री कंपोनेंट सिस्टम में जो चीज़ पढ़ने वाले हैं वो है कंपोनेंट्स का मिसिबिलिटी। मिसिबिलिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे चूंकि हम लोग का 3 कंपोनेंट है, कितना कंपोनेंट है? 3, तो तीनों कंपोनेंट के लिए एक एक कर्व तो होगा, यानी एक एक लाइन तो होगा। अब एक एक लाइन होगा यानी टोटल 3 लाइन होगा। 3 लाइन के मिलाने से क्या बनने वाला है? ट्रेंगल। यानी कि थ्री कंपोनेंट सिस्टम का जो फेज डायग्राम होता है वो ट्रेंगुलर होता है, जिसको हम लोग ट्रेंगुलर प्लॉट भी बोलते हैं। ठीक है, इतना सा बात तो ट्रेंगुलर होगा हम लोगों का। बाकी ये लैंग्वेज में सेम बात लिखे हैं तो आप लोग बहुत ही आसानी से पढ़ो और आसानी से समझ में आ जाएगा। एकदम इजी वे में लिखे हैं। आप चाहे तो अपना नोट्स खुद से बना सकते हैं बुक का यूज करके या जैसे भी। बाकी ये आपका लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का 3 कंपोनेंट है A, B एंड C। ठीक है, इसी को हम लोग समझने वाले हैं। यहाँ पे ये है फेज डायग्राम। इसमें हम क्या किए हैं, जो 3 कॉर्नर है, ठीक है, तीनों कॉर्नर में हम लोग का 3 कंपोनेंट है A एंड B एंड C। तो ये रहा A यहाँ पे हम लोग का कितना है? 100% है। यहाँ पे B हम लोग का 100% है और यहाँ पे C हम लोग का 100% है। जरा कंपोजिशन का डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए ट्रायंगुलर फेज डायग्राम में। यहाँ पे जो A है ना, ये यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है इधर। जब आप B की तरफ जा रहे हो तो यहाँ पे 100% है, 90% है, 80% है, 70% है, कुछ इस तरह से डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, और जब आप इधर जाते हो B का, B यहाँ पे 100% है, 90%, 80%, 70%, यानी ये भी इधर डिक्रीज कर रहा है C के तरफ। और C यहाँ हम लोग का 100% है, इधर जाते हो तो क्या हो रहा है? ये हम लोग का डिक्रीज कर रहा है। सो ये हो गया हम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे थोड़ा लाइन के थ्रू आप समझिए चीज़ को। यहाँ पे इस पॉइंट में 100% A है और इस लाइन, ये जो रेड वाला लाइन दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, ये हम लोग का A का कंपोजिशन है जिसमें 90%। इस लाइन के किसी भी पॉइंट में आप जाओगे आपको क्या मिलेगा? 90% मिलेगा। ठीक है, A। और इस लाइन में जाओगे तो 80% मिलेगा, इस लाइन में जाओगे तो 70% मिलेगा। इस तरह से रेड लाइन में जाओगे तो आपको कंपोजिशन मिलेगा किसी भी पॉइंट में। ठीक है, और उसी तरह से आप B के बारे में देख लो। B का ये वाला ब्लू वाला लाइन है, ठीक है,
ये वाला है। तो यहाँ पे हम लोग कितना है, इस लाइन पे 90% है, इस लाइन पे 80 है, इस लाइन पे 70 है, इस लाइन पे 60 है। इस तरह से हम लोग का कंपोजिशन है। और यहाँ पे कितना है 10 है, और इस लाइन पे कितना है बी हम लोग का 0 है। ठीक है। अब सी के बारे में देख लो, सी का ये वाला है, पेंसिल से दिखाए हैं, पता नहीं कितना दिख रहा है, ये वाला लाइन, ये लाइन, ये लाइन, इस तरह से हम लोग का सी का दिखाए हैं। यहाँ पे 100% सी है। इस वाले लाइन पे जाओगे तो 90 मिलेगा, इसमें आपको 80 मिलेगा, इसमें 70, इस तरह से ये मिलेगा। यहाँ पे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा 10 मिलेगा, और इस लाइन में जाओगे तो आपको सी कितना मिलेगा 0 मिलेगा। तो ये हो गया हम लोग का ट्रायंगुलर फेज डायग्राम में तीनों कंपोनेंट का जो कंपोजिशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन की कैसा होता है। अब इस फेज डायग्राम से हम लोग सीखेंगे क्या, आप ना इसमें इस फेज डायग्राम में किसी भी पॉइंट में जाके आप ये पता कर सकते हो कि तीनों कंपोनेंट का कंपोजिशन क्या है। जैसे मान लीजिए आप पॉइंट पी में चले गए, अभी पॉइंट पी में हम पूछ रहे हैं आपसे कि बताइए ए का परसेंटेज क्या है, बी का क्या है, सी का क्या है। आप बता लोगे, कैसे बता लोगे, देखो आप पॉइंट पी में जाओ और ए का परसेंटेज ढूंढो। तो अब ये पॉइंट है ना, यानी ये वाला रेड लाइन है ना, तो इस रेड लाइन में ए का कंपोजिशन कितना है 30 है, सो ए हो गया 30%। ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, बी चाहिए ना, तो आप ये ब्लू वाला लाइन ना है बी का, तो आप क्या करो इस पॉइंट वाले में जाओ और ये वाला लाइन में ढूंढो बी कितना है, बी कितना है 20%, सो बी हो गया 20%। सी कितना है, तो सी के लिए इस वाले लाइन में जाना होगा, इस पॉइंट तक पहुंचिए, ये वाले लाइन, ये वाला लाइन, ये कितना का है 50% वाला है, सो हम लोग का सी कितना हो गया 50% हो गया। तो इस तरह से आप पॉइंट पी में तीनों का कंपोजिशन बता दिए कि ए 30% है, बी 20% है और सी कितना है 50% है। उसी तरह से आप पॉइंट क्यू के बारे में बता सकते हो। पॉइंट क्यू में आप देखिए आपको कि ए का परसेंटेज क्या मिलेगा, आप सीधा इस पॉइंट में जाइए, रेड लाइन वाला, इसको देखिए कितना है 20%, सो ये आपका हो गया 20%। अभी इधर जाइए आप बी को देखना है कितना है, तो बी वाला लाइन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये कितना है 60%, सो बी हो गया आपका 60%। और सी देखिए, सी वाला ये वाला लाइन है ना, ये पॉइंट में अगर जाना है तो ये वाला लाइन है, ये कितना है 20%, सो हम लोग का सी हो गया 20%। उसी तरह से पॉइंट आप आर का भी देख सकते हो, हम चाहते हैं कि आप आर का खुद से देखो। ठीक है, ये वाला आर, ये हम लोग का रेड वाला लाइन में ढूंढो, ये कितना परसेंटेज है 60% ए है। ठीक है। और आप अगर ये वाला ब्लू वाला लाइन में देखोगे तो आर यहाँ पे है, ब्लू वाला लाइन कितना है 30%, बी आपका 30% हो गया। सी कितना है 10%, ये वाला लाइन में हम लोग का आर है, सो 10 हो गया 10%, ये हो गया सी। तो इस तरह से आप किसी भी पॉइंट में क्या बता सकते हो कंपोजिशन। साथ ही साथ आप एक चीज़ और बता सकते हो, क्या बता सकते हो, देखो जैसे ए यहाँ पे मान लो कि आप क्या है ये 80% है। ठीक है, ए क्या है यहाँ पे है 80% है, और इस पॉइंट पे अगर हम बोले बी कितना है, बी कितना है हम लोग का 70% है, तो इस पॉइंट में आपका बी 70% है और ए इस पॉइंट पे कितना है 80% है। सी कितना है, इस लाइन पे कहीं भी सी हमको कितना मिलेगा 0% मिलेगा, है ही नहीं। लेकिन मान लीजिए कि आप उसमें 10% ऐड कर देते हो, सी ऐड कर देते हो, तो ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा। ऑब्वियस है 10% के लिए तो कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा ना इस लाइन में, तो मान लीजिए यहाँ चला गया हो, तो अब यहाँ जाने से क्या हो गया, जो 80% ए का था अब वो यहाँ जाने के बाद 70% हो गया। मतलब ये हुआ कि सी का एडिशन से ए का परसेंटेज कम हुआ। अगर उसी तरह से आप बी की तरफ से समझोगे तो वो भी हो जाएगा। यहाँ पे कितना है 70% हम लोग का है, 10% अगर आप ऐड कर देते हो सी तो यहाँ पे आप आ जाओगे। तो जो पहले 70% बी था अब इस पॉइंट में आने के बाद 60% हो गया। मतलब सी के एडिशन से ए एंड बी का जो कंपोजिशन है वो कम होता है। जैसे जैसे सी का बढ़ाओगे, जैसे यहाँ 10% लिए थे, अगर 20 लेते, 30 लेते, 40 लेते, 50 लेते, जैसे जैसे आप उधर जाते, ठीक है, सी की तरफ जाते, आपका ए एंड बी का कंपोजिशन डिक्रीज करता, कम होता। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब उसी तरह से आप किसी भी पॉइंट को समझ सकते हैं कि आप यदि ए के तरफ आओगे तो बी एंड सी का कंपोजिशन क्या होगा, कम होगा। अगर बी के तरफ जाते हो तो सी एंड ए का कंपोजिशन कम होगा। ठीक है, इतनी सी बात आपको यहाँ ध्यान में रखना है। इसके बाद हम लोग आगे और सीख सकते हैं जो सीखना चाहते हैं। हम लोग का जो टॉपिक है वो है हम लोग का क्या, वाटर क्लोरोफॉर्म एसिटिक एसिड सिस्टम। इसको समझना है। सबसे पहला बात कि जो वाटर और क्लोरोफॉर्म होता है ना, ये दोनों आपस में पार्शियली मिसिबल होता है। वाटर एंड क्लोरोफॉर्म आर पार्शियली मिसिबल टू ईच अदर। पहली बात, हमको क्या करना है, जो पार्शियली है उसको कंप्लीटली सोल्यूबल करना है, मिसिबल करना है। उसके लिए हमको क्या करना होगा, आप इसमें देखोगे कि एसिटिक एसिड जो होता है ना, ये वाटर एंड क्लोरोफॉर्म के साथ कंप्लीटली मिसिबल होता है। अब जब आप वाटर एंड क्लोरोफॉर्म में जो कि पार्शियली मिसिबल है उसमें एसिटिक एसिड मिलाओगे तो एसिटिक एसिड करेगा क्या, वाटर और क्लोरोफॉर्म दोनों को मिसिबल करने का कोशिश करेगा, उसको मिसिबल बना देगा।
ठीक है, मतलब ये दोनों दोस्त में समझो कि वाटर और क्लोरोफॉर्म में थोड़ा थोड़ा दुश्मनी है, या थोड़ा थोड़ा क्या हो गया है, कंफ्यूजन हो गया है, क्या बोलते हैं उसको, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है, जो भी है। ठीक है, तो उसमें सी एक थर्ड दोस्त आके क्या करेगा, इनका दोस्ती को मजबूत बनाएगा। ठीक है, उनका मिसिबिलिटी को बढ़ाएगा, क्योंकि वो दोनों के साथ उसका अच्छा फ्रेंडशिप है। ठीक है, इस तरह से आप इस चीज़ को समझ सकते हो। हम यहाँ पे लिखे हैं आफ्टर एडिशन ऑफ एसिटिक एसिड मिसिबिलिटी ऑफ वाटर एंड क्लोरोफॉर्म इंक्रीजेस एंड होमोजीनियस मिक्सचर आर फॉर्म्ड, एसिटिक एसिड इंक्रीजेस द मिसिबिलिटी ऑफ वाटर एंड क्लोरोफॉर्म। समझते हैं हम लोग फिगर के माध्यम से इस चीज़ को। ठीक है, बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर ना हम क्या किए हैं, वाटर और क्लोरोफॉर्म को मिला दिए। ठीक है, अब जब मिला दिए तो चूंकि पार्शियली मिसिबल है, तो पार्शियली मिसिबल है, जब 100% मिसिबल होता तो हमको कंप्लीट एक सॉल्यूशन मिलता जो कि होमोजीनियस होता। लेकिन पार्शियली है तो हमको क्या मिला, दो अलग अलग लेयर मिल गया। एक लेयर मिला आपको वाटर लेयर, दूसरा मिला क्लोरोफॉर्म लेयर। क्लोरोफॉर्म लेयर को हम बॉटम में दिखाएं क्योंकि इसका डेंसिटी ज़्यादा होता है और वाटर लेयर का डेंसिटी कम होता है, सो इसको टॉप पे दिखाएं। ठीक है, ये तो नॉर्मल बात हो गई। यहाँ पे हम लोग कुछ और ही सीखना है। तो यहाँ पे जो क्लोरोफॉर्म लेयर है ना, इसमें 70% क्लोरोफॉर्म में मात्र 30% सोल्यूबल हुआ है, मिसिबल हुआ है। और ये जो वाटर लेयर है, इसमें 80% वाटर में मात्र 20% हम लोग का क्या हुआ है, क्लोरोफॉर्म सोल्यूबल हुआ है। मतलब अगर 50-50 होता तो हम इसको क्या कहते कि ये कंप्लीटली मिसिबल है। यानी कि जो क्लोरोफॉर्म यहाँ पे 70% है, ठीक है, और वहाँ पे जो वाटर आपका 80% है, उसमें आपको क्या करना होगा, ठीक है, उसमें आपको क्या करना होगा कि ये 80% और ये जो 70% है, इसका परसेंटेज को कम करना होगा, तभी तो जाके ये कंप्लीटली मिसिबल होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, अगर ए और बी का परसेंटेज को कम करना है तो सी ऐड करना होगा। सो हमको यहाँ पे एसिटिक एसिड ऐड करना है। जैसे एसिटिक एसिड ऐड करेंगे, ये वाटर और क्लोरोफॉर्म का जो मिसिबिलिटी है उसको इंक्रीज करेगा। जो इंक्रीज कैसे करेगा, ये 80% है उसको कम कर देगा, 70 कर देगा, 60 कर देगा, 50 कर देगा। जो 70 है उसको क्या कर देगा, कम कर देगा, 60-50 कर देगा। तो धीरे धीरे एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये कंप्लीटली मिसिबल हो जाएगा। समझेंगे नहीं? ठीक है, यहाँ पे हम एक चीज़ और दिखा दें कि इसको हम दिखाए हैं यहाँ पे ना, हम ऊपर में डॉटेड लाइन से दिखाएं और इसमें नीचे में लाइन से दिखाएं, थोड़ा छोटा छोटा लाइन से। ठीक है, ये हम लोग का क्लोरोफॉर्म लेयर है, ये क्या है, वाटर लेयर। ये अपने आप में होमोजीनियस है, ये अपने आप में होमोजीनियस है, लेकिन कंप्लीट सिस्टम को देखोगे तो ये कैसा है, हेटेरोजीनियस है। आपको इस कंप्लीट सिस्टम को बनाना है होमोजीनियस, आप मिलाओ एसिटिक एसिड, बन जाएगा। ठीक है, कैसे बनेगा इस फेज डायग्राम से हम समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है कि ये हम लोग का वाटर 100% है, ठीक है, और यहाँ हम लोग का 80% है, ये 30% है, ये 0% है। ये वाटर का कंपोजिशन को हम दिखाए हैं। और इधर से हम क्लोरोफॉर्म का दिखाएं, ये 100% है, ये 70% है, 20% है, या 0% है। ठीक है, ये जो 80-20 का जो मिक्सचर है, या इससे इधर आप जाओगे, इस कंपोजिशन से इधर जाओगे, चाहे आप 85 ले लो और इसका 15 ले लो क्लोरोफॉर्म का, ये हम लोग का होमोजीनियस मिक्सचर बनाएगा इधर का कंपोजिशन। उसी तरह से आप इधर का कंपोजिशन में जाओगे, ठीक है, ये 70 है, ये 30 है। अगर ये 75 लेते हो और ये 25 लेते हो, आपको मिसिबल मिलेगा, होमोजीनियस मिलेगा। तो यहाँ से यहाँ भी आपको होमोजीनियस मिल रहा है, इधर होमोजीनियस मिल रहा है। आपको हेटेरोजीनियस कहाँ मिल रहा है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच का जो कंपोजिशन होगा ना, उसमें आपको हेटेरोजीनियस मिल रहा है। आपको क्या करना है, इसी हेटेरोजीनियस मिक्सचर को आपको होमोजीनियस बनाना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, धीरे धीरे उसमें एसिटिक एसिड ऐड करोगे। जैसे एसिटिक एसिड ऐड करोगे, जो 80% था वो हम लोग का 70 हो जाएगा, और ऐड करोगे तो 60 हो जाएगा, और ऐड करोगे तो 50 हो जाएगा, और ऐड करोगे तो 40 हो जाएगा, कुछ इस तरह से। उसी तरह से यहाँ भी हम लोग का, ठीक है, एसिटिक एसिड के एडिशन से क्लोरोफॉर्म का परसेंटेज जो यहाँ पे 70 था, वो इधर जाके क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, इस तरह से होगा। और फाइनली आपको एक ऐसा पॉइंट आएगा जब हम लोग का ए, बी एंड सी, यानी कि वाटर, क्लोरोफॉर्म एंड एसिटिक एसिड कंप्लीटली मिसिबल हो जाएगा। इस पॉइंट में आने के बाद क्या हो गया, कंप्लीटली मिसिबल हो गया। ठीक, अब हम इस पॉइंट को क्या कर दिए, ऐसे करके मिला दिए। अब मिला दिए तो हमको एक कर्व मिला। क्या मिला, कर्व मिला। इस कर्व को बोला जाता है बाइनोडल कर्व। क्या बोला जाता है, बाइनोडल कर्व बोला जाता है। और ये जो लाइन है, ठीक है, बीच में ये कर्व का किसी भी पॉइंट से जो लाइन लिया जाता है वो है टाई लाइन, उसको बोलते हैं टाई लाइन। और ये जो पॉइंट है जहाँ पे हम लोग का 100% मिसिबिलिटी मिला है, होमोजीनियस मिक्सचर मिला है, कंप्लीटली मिसिबल हो गया है, इसको बोला जाता है क्रिटिकल आइसोथर्मल पॉइंट, या इसी को बोला जाता है प्लेट पॉइंट, PLAIT। और हम लोग का प्लेट, ये हो गया पॉइंट।
ठीक है। तो आपको ये टर्म याद रखना है, ठीक है, और ये फेज डायग्राम आपको याद रखना है। सो इस तरह से हम लोग का एसिटिक एसिड के एडिशन से वाटर एंड क्लोरोफॉर्म का मिसिबिलिटी में इंक्रीज हुआ है, फाइनली वो कंप्लीटली मिसिबल हो गया है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बाकी आपको नोट्स मिल गया है, आप एक बार इसको वीडियो देखो, पढ़ो, और बुक का हेल्प लेना चाहते हो तो वहाँ से भी लो, सीखो, और क्या। थैंक यू।